तो हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है द न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड क्लास देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख चुके हैं और आज हम जो भी बातें करेंगे वो बातें करें। इससे पहले थोड़ा सा कुछ बातें बता दें। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 11th में जाने वाले हैं तो उनके लिए खासकर हम लोगों ने IIT JEE का एक बैच स्टार्ट किया है। आप सबको ऑलरेडी पहले से बता दिया गया है, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये बातें हैं। तो जो बैच शुरू किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बस आपको 6 फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कोचिंग के ऑफिस पर लानी होगी, ठीक है ना। और एक फॉर्म फिल कर देना होगा जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आगे जो भी हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे जो लाइव क्लास हम लोग करेंगे वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए होंगे या जो लोग फॉर्म भर चुके होंगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आने वाले 1-2 दिन में सारी क्लासेस चलेंगी, जैसे कि आपकी बायो क्लास है, मैथ की क्लास है, वो भी चलेगी, ठीक ना। तो बस अभी 1-2 दिन का बस डिस्टर्बेंस है, उसके बाद से सारा रेगुलर चलेगा। बट उससे पहले आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो अगर क्लास रेगुलर चलने लगा तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत सारी बातें हम लोग करते रहेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हमने पिछले क्लास में बात किया था कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक ना। तो हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें पाया गया या कैसे साइंटिस्ट लोग जान पाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन नाम का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है या प्रोटॉन नाम का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये चीज़ उनके दिमाग में आया कहाँ से? तो ये चीज़ उनके दिमाग में आया एक एक्सपेरिमेंट से, और आज हम उसी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिसको हम बोलेंगे कैथोड रे की डिस्कवरी जिसको बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से कहा जाए तो जो कैथोड रे वाली हेडिंग है इसी के अंदर हमें दोनों चीज़ें देख लेना है। इसी में हम पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और इसी में देखेंगे कैथोड रेज क्या होता है, ठीक है ना। बट ये सारी चीज़ें शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें बेसिक देख लेते हैं। और जैसे आपने देखा होगा किसी भी एयर में करंट जनरली फ्लो नहीं करता है। जैसे आपके घर में कोई बोर्ड लगा हुआ है और आप बोर्ड के पास खड़े हो जाते हैं 2 कदम 4 कदम आगे, तो क्या आपको लाइट मार देता है? नहीं। लेकिन हाँ, उस बोर्ड से निकला हुआ कोई वायर है और आपने टच कर दिया तो 440 वोल्ट का झटका तुरंत लग जाएगा। क्यों? तो अगर आपने उस वायर को छुआ तो आपको तुरंत लाइट लग जाएगी, या हो सकता है आपको करंट फील हो जाए कि कितना पावर है उसमें। लेकिन अगर आपने किसी बोर्ड के पास खड़े होने से आपको कभी लाइट नहीं फील हुआ होगा, कभी लाइट मारा नहीं होगा। क्यों? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा जनरली होता है कि एयर में कोई करंट नहीं फ्लो करती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि एयर जो होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक ना। मतलब अगर हमारे पास कोई बोर्ड यहाँ लगा हुआ है और यहाँ से हम चाह रहे हों, यहाँ से हम कोई 2 तार निकाल के और यहाँ पे बाहर कर दें, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर कोई फ़ैन लगा है वो चलना शुरू हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जब तक हम यहाँ से तार लेकर के किसी फ़ैन से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो फ़ैन चलेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे लाइट है तो उस पंखे में अपने आप चला जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि एयर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाता है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ और सुनिएगा। आपने बरसात के मौसम में देखा होगा या पेपर में पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है कि बिजली गिर जाती है, और बिजली गिरने से 2, 4, 10 लोग निपट जाते हैं। मतलब एक्चुअल में बरसात के मौसम में क्या होता है, जब खूब ज़्यादा बादल उदल होते हैं, खूब बिजली कड़कती है, और वही बिजली एक्चुअल में गिर जाता है किसी के बॉडी के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर, तो कोई मरमुरा जाता है। तो एक्चुअल में वहाँ पे क्या कोई तार बिछा कर रखा है बादल में कि लाइट किसी को लग गया? नहीं। वहाँ पे क्या होता है कि जो बादल होते हैं, जो क्लाउड्स हैं, वो एक्चुअल में एक जो क्लाउड्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट होता है तो जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं। और जब वो आयनाइज हो जाते हैं तो वही आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। तो बादल के केस में क्या होता है, क्लाउड्स के केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बादल के बीच में आ जाता है। तो वहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल हैं आयनाइज हो जाते हैं, और वही जो आयनाइज गैस के मॉलिक्यूल हैं वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से किसी के ऊपर गिरता है और किसी का राम नाम सत्य हो जाता है। समझ रहे हैं ना।
कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कैथोड रे के अंदर देखने वाले हैं। जो कैथोड रे है वो भी कुछ इसी तरह से जनरेट किया जाता है। अब ये कैसे चीज़ हम करेंगे, तो आइए थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा साइंटिस्ट स्टूडेंट्स के नाम को लेकर के बातें करेंगे, क्योंकि इसमें कई सारा कन्फ्यूजन होता है। कोई कुछ कहता है कि कैथोड रे की डिस्कवरी इसने किया तो उसने किया, तो थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए पहले ही मैं ये चीज़ बता देता हूँ। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैथोड रे की डिस्कवरी की। क्या बोला? विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका हम नाम लेते हैं कैथोड रे की डिस्कवरी में। ठीक है ना? क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कैथोड रे की डिस्कवरी कौन किया था, तो सिंपल सी बात है, विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन ने। एक चीज़ और, कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, तो ये भी बहुत आसानी से लोग बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। बट ध्यान सुनिए, जे थॉमसन ने एक पॉइंट नीचे है जिसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, और उसको मुझे बाद में बताना ना पड़े, उस चीज़ को मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखिए एक लाइन ये लिखा हुआ है, दीज पार्टिकल्स कैरिंग निगेटिव चार्ज कॉल्ड निगेट्रॉन बाय थॉमसन। अब ये क्या मतलब है, तो थोड़ा सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि जो जे थॉमसन हैं, जो अभी मैं जिनकी बात कर रहा था, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, इन दोनों ने मिल करके कैथोड रे की डिस्कवरी किया। ठीक है ना? और आगे आपको बताया जाएगा कि ये कैथोड रे जो रे है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो ये टर्म इलेक्ट्रॉन है ना, ये जे थॉमसन ने नहीं दिया था। जे थॉमसन ने इसको बोला था निगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बोला? निगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इसी का इन्होंने नाम दिया था निगेट्रॉन। क्या मैं बोल रहा हूँ? निगेटिव चार्ज पार्टिकल का नाम होता है निगेट्रॉन, और इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। अब ध्यान सुनिए, ये जो निगेट्रॉन टर्म है, इसको आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने ही किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया था। उन्होंने उसको बोला था निगेट्रॉन या निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना? अब किसने इलेक्ट्रॉन टर्म दिया, तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे, बट ये आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन टर्म का यूज जो है वो स्टोने नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ये भी होगा कहीं, इसी में कहीं पॉइंट है, ये दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया? ये है, ये देखिए, ये साइंटिस्ट हैं स्टोने। इन्होंने एक्चुअल में देखिए जो नेम निगेट्रॉन है इसको इन्होंने चेंज करके इलेक्ट्रॉन दिया। तो आपको ये 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन किसने यूज किया था। तो एक बार मैं जल्दी से इसको कर लूँ तो मिट गया सारा, कोई नहीं, तो मिट गया तो मिट गया। चलिए, क्या क्या मैं बातें बोला हूँ। सबसे पहली चीज़, कैथोड रे की डिस्कवरी विलियम क्रुक्स एंड जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, तो जे थॉमसन ने ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम नहीं यूज किया था। इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दिया, तो स्टोने ने। ठीक है ना? तो जे थॉमसन ने निगेटिव चार्ज पार्टिकल नाम रखा या निगेट्रॉन उसका नाम रखा था। क्लियर ना? और इलेक्ट्रॉन टर्म किसने दिया था, तो स्टोने ने। ये एकदम आप क्लियर रखिएगा दिमाग में। ठीक ना? अब चलिए अब बात करते हैं कि ये कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई या ये कैसे जर्नेट होता है। तो आइए थोड़ा सा इस पर बात करते हैं।
तो इस फिगर को आप देखें, इससे पहले मैं एक और फिगर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा है वो देखने में, तो मज़ा आएगा देखने में, ठीक ना। तो उस फिगर को देखते हैं। इस फिगर को देखिए, ये थोड़ा सा देखने में मज़ेदार है, ठीक ना। यहाँ देखिए, इसमें एक चीज़ आपको दिखाया गया है, एक एपरेटस दिखाया गया है, इस तरह का कुछ सिस्टम लगा करके। देखिए क्या है कि ये जो एपरेटस बनाया गया है, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब नाम देते हैं। कांच का बना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो ट्यूब है इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, और ये काफ़ी हार्ड होता है, मतलब कि मजबूत होता है। तो इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, ये आप देख रहे होंगे। और इसमें हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 प्लेट लगाया है, मेटल की ये एक प्लेट है और मेटल की ये एक प्लेट है। और इन दोनों मेटल की प्लेट को हमने जोड़ रखा है, देखिए, बैटरी से। और ये क्या लिखा है, तो हाई वोल्टेज जनरेटर है, मतलब कि यहाँ पे जो हमने बैटरी यूज किया है, जो लाइट का सोर्स यूज किया है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। अब क्या किया है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए, एक हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा रखा है। और ये वैक्यूम पंप क्या करता है, तो वैक्यूम पंप का काम होता है कि इस चेम्बर में जो गैस भरी हुई है उसको ये बाहर कर पाए। देखिए, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि 9th में 10th में कहीं ने पढ़ा होगा कि कहीं भी प्रेशर अगर लग रहा है तो इसका मतलब वहाँ गैस है। हम लोग के बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, तो इसका मतलब वो है क्या, जो एयर में गैस हैं उन्हीं का तो हमारे बॉडी पे प्रेशर लगता है। अब सोचिए, मून पर कोई प्रेशर क्यों नहीं है, मून पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्योंकि मून पर जब एयर ही नहीं है तो हम लोग के बॉडी पे प्रेशर कहाँ से आ जाएगा, नहीं लगेगा। तो ध्यान सुनिए, अगर हमारे बॉडी पर कोई भी प्रेशर फील हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हैं। और अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा तो हम लोग के बॉडी पर कोई प्रेशर नहीं लगेगा। कुछ बात समझ में आया? तो सुनिए, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस चैम्बर के अंदर एक भी प्रेशर ना लगे, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर ना लगे, तो मैं क्या करूँ, इस चैम्बर से सारी गैस को बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर रहे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इसके अंदर गैस कम, जो अमाउंट है, जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनको कम रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये जो वैक्यूम पंप है, ये इसी चीज़ को कंट्रोल करता है कि इसके अंदर गैस कितना रखना है। अगर हम ज़्यादा गैस रख देंगे तो इस चैम्बर के अंदर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, अगर कम गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो प्रेशर कम होगा। क्लियर ना। आगे सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, एयर एट वेरी लो प्रेशर, मतलब हमें इसके अंदर जो एयर रखना है वो काफ़ी कम प्रेशर पर रखना है। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी कम होंगे। आगे यहाँ दिखा है, अब सब तो हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज़ और सुनिएगा, ये जो मेटल की प्लेट लगी हुई है, इधर एक मेटल की प्लेट लगी है, इधर एक मेटल की प्लेट लगी है। अच्छा, इधर वाली मेटल की प्लेट बैटरी के निगेटिव साइड से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव प्लेट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। और ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया। और जो निगेटिव प्लेट है इसको हम नाम देते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव प्लेट है इसको नाम देते हैं एनोड। क्या इतना क्लियर है? तो जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन एंड विलियम क्रुक्स ने किया था, उस एपरेटस में क्या क्या बातें हैं वो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब कैसे कैथोड रे का प्रोडक्शन होता है, किस कंडीशन पे होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सुनिए, सबसे पहली चीज़, अभी मैं आपसे कहा हूँ कि एयर में करंट जनरली फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर चाहते हैं कि करंट फ्लो हो जाए एयर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण महाभारत देखा हो तो लोग ऐसे ही होता है कि श्राप दे देते हैं, ऐसे ही, ऐसे भस्म हो जाओ, सामने वाला जल कर राख हो जाता है। ऐसा देखा है कहीं? अरे फिल्मों में देखा होगा इस तरह का कुछ। तो एक्चुअल में करंट की बात करें तो करंट जनरली लो सोर्स होता है कहीं पर, तो वहाँ पे आपको नहीं, मतलब कि लग पाता है। जैसे देखिए, आपके घर में बोर्ड लगा है, यहाँ पे मान लीजिए बोर्ड है, तो आप यहाँ खड़े होकर के यहाँ पे हाथ हिलाते रहिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा बनती है, आपने देखा होगा किसी खंबे पे लिखा होता है 11,000 वोल्ट, डेंजर का साइन लगा होता है, ऐसे होता है ना। तो वहाँ लिखा होता है कि इससे काफ़ी दूर रहिए। क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहाँ पर उस खंबे पे जो वोल्टेज है ना, उस जो बिजली का जो खंबा है, वहाँ वोल्टेज जो है काफ़ी ज़्यादा है।
वहाँ पे यहाँ पे आपके घर में तो यहाँ बोर्ड है और आप यहाँ खड़े होकर ऐसे हाथ हिला रहे हैं, और वहाँ तो मौका ही नहीं देगा हाथ हिलाने का, सीधे पहुँचा देगा ऊपर। समझ रहे हैं ना? मतलब जहाँ पर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होगा ना, उस केस में आप पास नहीं जा कर के, अभी काफ़ी दूर रहेंगे ना, तभी आपको लाइट सेक देगा। समझ रहे हैं? तो करंट तभी एयर में नहीं फ्लो होगा जब वोल्टेज कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वोल्टेज हाई होता जाएगा, तो एयर में करंट फ्लो हो सकता है। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा ये देखते हैं। यहाँ हमने बैटरी जो यूज किया है, हमने शुरू में क्या देख रहे हैं, हमने शुरू में लो वोल्टेज दिया। क्या कर रहे हैं? लो वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो हमें पता चलता है कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या मैं बोल दिया कि करंट नहीं फ्लो हो रहा है? तो सुनो ना भाई, ये बैटरी है, इस बैटरी के इस साइड से यहाँ पे एक प्लेट जुड़ी हुई है, इस बैटरी से इधर एक प्लेट जुड़ी हुई है, लेकिन क्या इन दोनों प्लेट के बीच में क्या कोई वायर दिख रहा है? नहीं। ये पूरा का पूरा एक कांच का ट्यूब है, जिसके एक साइड ये प्लेट लगा हुआ है, दूसरे साइड ये प्लेट लगा है, और बीच में पूरा खाली है, थोड़ा सा एयर है, तो बीच में खाली है, मतलब कोई वायर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे कोई वायर नहीं है तो करंट जनरली फ्लो नहीं करेगा। और देखिए वही हुआ, जब हमने वोल्टेज कम रखा, मतलब जो हमारे घर में वोल्टेज होता है, मान लीजिए 220 वोल्ट का हमने यहाँ पे जब पोटेंशियल दिया दोनों प्लेट के बीच में, तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, फिर वोल्टेज को बढ़ाया, और वोल्टेज बढ़ा करके मान लीजिए हमने कर दिया 1000 वोल्ट। तो जब हम 1000 वोल्ट करेंगे तो हो सकता है कि करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करे। देखिए ये सर्किट इनकम्प्लीट है, अभी ये बैटरी से यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में कोई वायर नहीं है, लेकिन 1000 वोल्ट पे करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लक्चुएट होके आ रहा है। यहाँ पे आप चाहिए तो एमीटर लगा दीजिएगा, जो ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये एमीटर में रीडिंग आएगा। तो 1000 वोल्ट पे करंट तो आ रहा है, लेकिन ये कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है। कैसा आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें कंटिन्यूअस करंट चाहिए। तो हमने क्या किया, तो हमने वोल्टेज को और बढ़ाया, और वोल्टेज को बढ़ा करके हमने 10,000 वोल्ट कर दिया। कितना? 10,000 वोल्ट। और जैसे ही 10,000 वोल्ट किया, अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर की कंडीशन भी आपको चेंज करती रहनी पड़ेगी। प्रेशर की भी वैल्यू आपको कम रखना है। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना, तब करंट नहीं फ्लो करेगा। क्यों? तो इसका जवाब हो सकता है आप में से अगर किसी को पता हो कि प्रेशर कम क्यों रखना ज़रूरी है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, पता भी है कि नहीं पता है, देखते हैं। चलिए बता दूंगा मैं अभी। क्या पता होगा यार, अभी तो जस्ट आए 11th में, तो पता नहीं होगा। बताते हैं अभी, सुनिए। यहाँ वोल्टेज हमारा हाई होना चाहिए और प्रेशर कम होना चाहिए। अब देखिए प्रेशर कम क्यों होना चाहिए? तो प्रेशर कम होने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें जितने कम गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान सुनिए, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल हम कम रखेंगे तो प्रेशर कम रहेगा, और गैस के मॉलिक्यूल कम रहेंगे तो वे आयनाइज जल्दी हो जाएंगे। अगर 5 गैस के मॉलिक्यूल हैं तो वो जल्दी आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल हैं तो आयनाइज जल्दी से नहीं हो पाएंगे। कुछ आयनाइज होंगे, कुछ नहीं आयनाइज होंगे। तो मोस्ट ऑफ गैस के मॉलिक्यूल जो इसमें हैं वे आयनाइज हो जाएं, इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर लो रखते हैं। अब सुनिए ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको पता है कि ये टूटेगा तो हाइड्रोजन एटम बनाता है, पता है। और जब ये हाइड्रोजन एटम टूटेगा तो ये H+ और इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा, तो ये इस तरह से आयनाइज होगा। अब सोचिए कि इस कंटेनर में पहले गैस थी, ऐसे हाइड्रोजन गैस थी, ऐसा मान लेते हैं, या हीलियम गैस थी, ऐसे कोई भी गैस आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी गैस ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ये शुरू में गैस फॉर्म में है, और जब हम वोल्टेज खूब ज़्यादा रखेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं,
और जब वो आयनाइज होगा तो ऐसे आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर ये आयनाइजेशन नहीं होता, अगर ये आयंस नहीं बनते, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनते, तो क्या ये कैथोड रे इस प्लेट से इस प्लेट तक जा पाता या करंट फ्लो कर पाता? नहीं कर पाता। जनरली हम लोग के नॉर्मल डेली लाइफ में किसी बोर्ड से किसी अनदर फैन तक करंट क्यों नहीं फ्लो कर जाता है? क्योंकि वो उतना ही वोल्टेज होता ही नहीं है, उतना ज़्यादा वोल्टेज बोर्ड में, हमारे घर वाले बोर्ड में होता ही नहीं है कि वो गैस को आयनाइज कर पाए। लेकिन हमने अभी बताया ना कि इस चैम्बर में जो दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में हम वोल्टेज कितना रख रहे हैं? 10,000 वोल्ट। और जैसे ही 10,000 वोल्ट रखते हैं तो इसमें जो एयर भरी हुई है ये आयनाइज हो जाती है, और ये आयनाइज होकर के ऐसे आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस क्या करते हैं? तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। समझ में आया? और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गया तो यही चीज़ आगे हम इसको कैथोड रे बोलेंगे। अभी बताते हैं कैसे बोलना है। तो पहली चीज़, जब लो वोल्टेज होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। थोड़ा सा वोल्टेज हमने बढ़ाया, जैसे कि 1000 से 2000, 3000 तक रखेंगे आप वोल्टेज, तो करंट आएगा लेकिन फ्लक्चुएट करके, कंटिन्यूस नहीं आएगा। और जब आप वोल्टेज 10,000 के अप्रॉक्स रखेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और वो भी कैसा फ्लो करेगा? तो कंटिन्यूस फ्लो करेगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कैथोड रे का प्रोडक्शन किस कंडीशन पर होता है? हाई वोल्टेज, हाई प्रेशर, लो वोल्टेज, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, या नन ऑफ दीज। ऐसे ही कुछ आपको ऑप्शन बना के दे सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? हाई वोल्टेज, अभी मैं बता दिया हूँ, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, ये कंडीशन होनी है कैथोड रे के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना? तो अभी बात करते हैं कैथोड रे भी क्या होता है। अच्छा, लो प्रेशर कितना होगा? तो ये प्रेशर जो है वो होता है 10 के पावर -4 ATM, और हाई वोल्टेज कितना होता है? तो 10 के पावर 4 वोल्ट। देखिए दोनों लगभग मैच कर रहे हैं, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो आपको ध्यान रखना है वोल्टेज प्लस में और प्रेशर माइनस में। ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कंडीशन चाहिए हमको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है? अब आइए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कैथोड रे होता क्या है। अभी तक तो यही सब सुना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं कि कैथोड रे है क्या। ध्यान सुनिए, जब जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सोचिए उन्होंने क्या सोचा होगा। यहाँ बैटरी लगाया, इधर प्लेट 2 लगा दिया, इसमें कोई वायर नहीं है, लेकिन जब हम वोल्टेज ज़्यादा कर रहे हैं और प्रेशर कम रख रहे हैं तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये एमीटर रीडिंग दे रहा है। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई वायर नहीं है, फिर भी करंट फ्लो कर गया? ऐसा क्या हो गया? भूत तो नहीं आ गया? तो क्या हुआ होगा? अभी मैं बता दिया हूँ क्या हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने बताया ना कि गैस क्या होता है? आयनाइज हो गया, और ये गैस जब आयनाइज होगा, ये हाइड्रोजन गैस हमने लिया है, लेकिन उस समय ये बताया जाता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इनर्ट गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? ऐसी गैस जो जल्दी से किसी से रिएक्शन ना करे, जो क्या हो? अनरिएक्टिव हो। अनरिएक्टिव गैस में कौन कौन से हैं? अरे भाई, नोबल गैसेस। जो नोबल गैसेस होती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या अनरिएक्टिव गैसेस। अच्छा, नोबल गैस में कौन कौन होते हैं? तो ये भी पता नहीं, आपको पता है कि नहीं? चलिए देख लीजिए। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो ये कुछ गैसेस हैं जिनको हम नोबल गैस बोलते हैं। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस समय मात्र एक हीलियम गैस ही डिस्कवर हुई थी।
तो इसका मतलब वहाँ पे उस समय कौन सी गैस का उन्होंने यूज किया होगा, हीलियम का, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी गैस यूज कर सकते हैं, या यूज करने के तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कौन सा गैस उन्होंने यूज किया था। तो नोबल गैसेस, और नोबल गैस में कौन सा, तो एक ही गैस उस समय तक खोजी गई थी, हीलियम। तो हीलियम आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी गैस इसमें भरेंगे तो जब हाई वोल्टेज दिया जाएगा दोनों प्लेट के बीच में तो वो आयनाइज होगा, और आयनाइज होगा तो इसी तरह से काम वहाँ भी होगा। हीलियम में भी ऐसे ही होगा, हीलियम भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ऐसे आयन में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जिस तरह से हाइड्रोजन है उसी तरह से हीलियम का भी काम होगा। अब सोचिए जो इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस हुए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इधर ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। तो आप सोच के बताइए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज हमेशा भागेगा प्लस चार्ज की तरफ। अरे भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हैं ना, हमेशा एक निगेटिव एक पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा नहीं निगेटिव निगेटिव साथ चिपक जाए, ऐसा होता है क्या, ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वे भागेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मतलब ये देखिए जो ऐसे दिखाया गया है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मतलब कि एनोड की तरफ। और ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचेंगे, और जब ये यहाँ पे जाके टकराएंगे तो सोचिए इसमें कोई वायर नहीं था, इन दोनों प्लेट के बीच में कोई वायर नहीं लगा था, फिर भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से, या ऐसा कह सकते हैं इस प्लेट से इस प्लेट तक जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होता है, ये आपको पता है। कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो होगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया मतलब करंट फ्लो हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कैथोड रे बना। और कैथोड रे हम किसको बोलेंगे, ध्यान सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन का ये बीम जो है ना, बंच जो है इलेक्ट्रॉन का, इसी इलेक्ट्रॉन के बंच को बोलते हैं कैथोड रे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, इन इलेक्ट्रॉन के बंच को हम क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं के बंच को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैथोड रे हम किसको बोलते हैं और ये कब प्रोड्यूस होता है। तो कैथोड रे के प्रोड्यूस होने का एक ही कंडीशन है, हाई वोल्टेज लो प्रेशर। पहली चीज़, कैथोड रे होता क्या है, तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे बोलते हैं। और देखिए ऐसा हमको लग रहा है, मतलब देखने में तो यही लग रहा है ना कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जा रहे हैं, ऐसा ही तो फील हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, मान लीजिए यहाँ पे आयनाइजेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर तो होगा नहीं, ये भाग लेगा उधर ही। मतलब इस ट्यूब के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो वो एनोड की तरफ ही भागेगा। तो ऐसा देख के लगता है कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से उस प्लेट को जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस रे को या इस इलेक्ट्रॉन के बंच को या इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे बोलते हैं। और कैथोड रे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कैथोड से निकल रहे हैं और कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसको कैथोड रे बोलते हैं। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरी कथा कहानी का, और फिर हम लोग आगे इस पर और डिस्कस करेंगे कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उन सब की चीज़ों के बारे में बात करें, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं अब, तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे, मतलब पुराने पेज पे। अब ध्यान सुनिएगा, कैथोड रे क्या होता है हमने देख लिया, कैथोड रे का प्रोडक्शन कैसे होता है ये देख लिया, ठीक ना। तो अब आगे हम बात करेंगे, ठीक ना। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब क्या कोई हमको देगा? कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्या होता है हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से कि गैस आयनाइज हो जाता है, ठीक है। ये इसका जवाब जिसको पता हो देगा,
और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बात करेंगे हम। ये मेरे तरफ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों को पता है या जो लोग पता लगा सकते हैं, पता लगा के बताएंगे, और नहीं बता पाएंगे तो हम ये हैं, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं अब आगे का। देखिए वही वाला फिगर है जो मैं बताया हूँ, वही चीज़ सारा यहाँ लिया हुआ है। ये वैक्यूम पंप है, इधर वोल्टेज दिखाया गया है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये लो प्रेशर दिया गया है, कैथोड रे है। अच्छा एक चीज़ और है, कैथोड रे इनविजिबल रेज होती हैं। देखिए इस फिगर में एक चीज़ सीखने को मिल गया, मतलब कैथोड रे अगर इस इधर ऐसे निकल के फ्लो होते हुए इधर जा रहे हैं तो हम इसे आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो आप ये नहीं कहते हैं कि देखो देखो ये कैथोड रे जा रहा है, नहीं, आप इसको फील कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि छू के, हाँ फील करने का मतलब कि आप कुछ इक्विपमेंट लगाएंगे इधर उधर और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी मैं बताऊँगा वो क्या चीज़, कैसे आप फील करेंगे या कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं कि कोई रे इधर से इधर गई। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे में। पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी दिया हुआ है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड विद हाई वेलोसिटी। कह रहा है हाई वेलोसिटी जिसका रेंज है 10 के पावर 7 टू 10 के पावर 9 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं, आपको पता हो जो सनलाइट होता है उसकी स्पीड क्या होती है, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सनलाइट की स्पीड होती है। और देखिए उसी का रेंज का लगभग ये स्पीड इसका भी है, 10 के पावर 7 टू 10 के पावर 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कैथोड रे इस प्लेट से इस प्लेट जाने में बहुत तेज़ जाता होगा, मतलब कुछ बारीक सेकंड, बहुत माइक्रो सेकंड लगता होगा इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ऐसा नहीं कई किलोमीटर लंबा होता है, नहीं, ये मुश्किल से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी जो लेंथ है, आपका जो स्केल होता है, छोटा वाला नहीं होता स्केल, उतना ही बड़ा होता है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, तो उस स्केल के बराबर ये होता है। अब सोचिए इतना 15 सेंटीमीटर चलने में उसको कितना देर लगेगा, यहाँ से इस प्लेट तक जाने में मुश्किल से बहुत माइक्रो सेकंड की बात है, ठीक है। तो कोई नहीं, कह रहा है कि पहला पॉइंट कि जो कैथोड रे हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो बता दिया, वेलोसिटी बता दिया। अब स्ट्रेट लाइन में चलता है ये आप कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए मैं बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन में चलता है और कोई कह नहीं स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, तो कैसे आप इस बात को प्रूव करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आप कभी बारात वारात में गए हो पूड़ी उड़ी चापने, तो कभी आप फील करिएगा कि जहाँ बारात वारात चल रहा है, जब आप जा रहे हो, अभी आप पहुँच रहे हो, मतलब एक गेट से एंट्री कर रहे हो, तो गेट पे एक लाइट लगी होती है खूब फोकस वाली भयंकर, और अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपके सामने लाइट पड़ रही होती है और आपकी परछाई जस्ट पीछे पड़ रही होती है। ऐसा ही तो होता है, कई बार सनलाइट में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सनलाइट में भी ऐसा होता है। कई बार सुबह सुबह आप खड़ा होकर फील करिएगा, चाहे इवनिंग के टाइम इधर से सनलाइट आ रहा है तो परछाई आपके पीछे पड़ेगी, शैडो आपका पीछे बनेगा। यही चीज़ हमेशा है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, मतलब आपके ऊपर पड़ रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप आगे आ गए तो ऐसे लाइट टर्न मार दिया और पीछे चला गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, और स्ट्रेट लाइन में चलने से आपके जस्ट पीछे लाइट नहीं पड़ पाता है तो आपका शैडो बन जाता है। तो यही चीज़ आप यहाँ लगा दीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब ये शैडो बनाता होगा, तो हमें पता चल जाएगा। हम इसके रास्ते में कोई चीज़ लगा दें, जैसे मान लीजिए ऐसे कैथोड रे चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लगा दूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूंगा, तो इस ऑब्जेक्ट की परछाई उधर दिखेगी, और अगर इसकी परछाई उधर दिख रही है इसका मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और परछाई न दिखता तो इसका मतलब ये ऐसे घूम के यहाँ भी पहुँच गया, ये ऐसे घूम के यहाँ भी पहुँच गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ, अगर हमारे पीछे परछाई नहीं बन रही है और एक ही बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कि जो लाइट है वो टर्न करके मेरे पीछे चली जा रही है, जी कि ऐसा होता नहीं है, ठीक ना। तो ध्यान सुनिए, जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और आगे स्पीड आपको और वेलोसिटी के बारे में बता ही दिया। आगे आइए, एक चीज़ और है, कह रहा है कि
ए शैडो ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ इन कॉस्ट ऑन द वॉल अपोजिट टू कैथोड। वही चीज़ जो मैं बता रहा था अभी कि ये देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड। और इसके अब देखिए यहाँ से निकल रहा होगा कैथोड रे, ऐसे चल रहा होगा ना। तो हमने देखिए इसके रास्ते में क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया है और इस ऑब्जेक्ट की अब देखिए यहाँ शैडो बन रहा है। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि कैथोड रे कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है, तभी तो इसका शैडो उधर बना और ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसीलिए शैडो बना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैथोड रे कैथोड से ही निकल के एनोड की तरफ कैसे जा रहा है, ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो यही शैडो देख करके। अगर इसका शैडो यहाँ हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है और इसका शैडो इधर बन रहा है, इसका मतलब लाइट इधर से आ रही है, कैथोड रे इधर से आ रहा है। अगर इसका शैडो इधर बनता तो इसका मतलब इधर से कोई रे आ रही होती। सिंपल सी बात है। तो इस फिगर से हम दो चीज़ें बता सकते हैं, एक तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलता है और दूसरा कैथोड रे कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाता है। क्लियर है? आगे आइए। अगला पॉइंट है हमारा दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो व्हेन स्टिक द ग्लास वॉल मैटर लाइट इज इमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। क्या इसका मतलब है? ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ध्यान सुनिएगा, इस फिगर को देखिए। अगर हमने कैथोड रे की बात करें तो कैथोड रे जो होता है ये ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करता है। कब? जब ये किसी कोई ऐसा मटेरियल ले लीजिए जो ल्यूमिनस टाइप का हो, जो शाइनिंग क्रिएट करता हो। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट नेचर। थोड़ा सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा उर्दू फारसी दिन हो रहा है, सुनिए। कैथोड रे यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इधर जा रहा होगा एनोड की तरफ और ये एनोड की तरफ जा रहा है। और अगर आपने यहाँ बीच में, यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे बीच में अगर यहाँ आपने कोई ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे प्लेट लगा दिया और इस प्लेट की पॉलिश कर दिया जिंक सल्फाइड से। किससे पॉलिश कर दिया? जिंक सल्फाइड से, ZnS। तो जो कैथोड रे है ना, इस पे टकरा करके शाइनिंग क्रिएट करते हैं और ग्रीन कलर का चमक पैदा करता है ये। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि जो कैथोड रे है वो एक ल्यूमिनस क्रिएट करता है, कह सकते हैं एक शाइनिंग क्रिएट करता है। फिगर एक और दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ गया? यही है। इस फिगर को देखिएगा। इस फिगर में ये चीज़ थोड़ा सा दिखाया गया है कि ये देखिए यहाँ से कैथोड रे ऐसे जा रहा होगा और इसमें देखिए दो फिगर बना दिया है कि मर्ज कर दिया है। यहाँ जिंक सल्फाइड का देखिए स्क्रीन लगाया गया है और ये जिंक सल्फाइड का ये जो स्क्रीन है ये दिखाया गया है। तो इस पर जब लाइट पर ये जो कैथोड रे पड़ते हैं, जब इस पर इस स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन लगा लीजिए, चाहे बुक में यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे एनोड के पीछे। तो चलिए एक फिगर में थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ पीछे वाले फिगर के हिसाब से। चलिए इसी फिगर में मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को। सुनिएगा, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें कैथोड रे इधर से निकल के उधर जा रहा है। तो इन्होंने विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन ने क्या किया था कि ये जो एनोड है ना, इस एनोड को परफोरेटेड बना दिया था। मतलब बताते हैं, मतलब इस एनोड को लिया होगा और बोला होगा आओ तुम में हम इतने छेद करते हैं कि तुम भूल जाओगे एनोड हो या कैथोड हो, ऐसा डायलॉग मार दिया होगा कुछ, और इसको इन्होंने परफोरेटेड बना दिया। तो सोचिए इधर से जो कैथोड रे आ रहे हैं तो वो जो यहाँ पे आकर टक्कर मार रहा होगा तो ठीक है, जो यहाँ पे टक्कर मारा वो भी ठीक है, यहाँ पे भी। लेकिन सोचिए जो कैथोड रे यहाँ पे टकरा रहे होंगे इस पोर में, वो क्या हो रहा होगा? वो तो सीधे पार कर जा रहा होगा ना इसको। इस पोर के पास जो पहुँच रहा होगा वो पार कर जा रहा होगा, जो इस छेद के पास पहुँच रहा होगा वो पार हो जा रहा होगा।
मतलब जहाँ जहाँ इस प्लेट पे हमने छेद किया होगा, इस छेद को पार करने वाले कैथोड रे इस पे रुक नहीं रहे होंगे, वो सीधे बाहर चले गए। और जब ये इसको पार किया तो ये देखिए ये जो ग्लास का ट्यूब है, इसको हमने यहाँ पे पॉलिश कर रखा है। ये जो ग्लास का ट्यूब है इसको हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया। और पॉलिश किससे किया है? तो इसको इन्होंने पॉलिश कर दिया है जिंक सल्फाइड से। किससे? जिंक सल्फाइड से। और जिंक सल्फाइड की एक खासियत होती है कि इस पर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल टकराता है ना, तो ये चमक पैदा करता है, ठीक है ना। मतलब ये फ्लोरोसेंट नेचर रखता है। तो ये देखिए यहाँ से कैथोड रे निकले और पीछे ये ट्यूब पे हमने क्या किया है? पॉलिश कर रखा है। तो जब इस पे कैथोड रे टकराएंगे तो ये क्या क्रिएट करेगा? ये चमक पैदा करता है, ग्रीन कलर का प्रोड्यूस करता है चमक ये। तो इस तरह से ये भी एक नेचर है कैथोड रे का, कि कैथोड रे जब भी किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकराते हैं तो ये ग्रीन कलर की शाइनिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये शाइनिंग को देख करके भी हम बता सकते हैं कि कोई ना कोई रे है जो कि जिसको हम कैथोड रे बोल रहे हैं, वो इधर से निकल के उधर जा रहा है, तभी तो यहाँ टकरा टकरा के शाइनिंग क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अभी इसका यूज हम लोग एक जगह और करेंगे, एक चीज़ और चेक करने के लिए कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। हाँ, एक चीज़ और अभी मैं बता देता हूँ इसी में। तो ये कैथोड रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन इन ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं नहीं लग रहा है तभी कैथोड रे सीधे सीधे चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगने लगा इनके ऊपर तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेंगे, समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर कैथोड रे ये चल रहा है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट लगाया और यहाँ से बिजली आपने देना, एक और प्लेट लगा दिया, ऐसे दो प्लेट लगा दिया, ये पॉजिटिव प्लेट ये निगेटिव प्लेट। अभी इसका रास्ता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे, आपको पता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो प्लेट बहुत पास पास हम लगा देते हैं, अपोजिट चार्ज प्लेट, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। मतलब यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगता है। तो वही काम यहाँ भी होने लगेगा। मतलब इन दोनों प्लेट को अगर हम यहाँ सेट कर दिए तो ये जो कैथोड रे है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा दीजिए, यहाँ पे साउथ पोल लगा दीजिए। मतलब मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ साउथ। तो दो मैग्नेट के दोनों पोल लगा दीजिए तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लगने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने लगेगा इसके पाथ पर, इसके चलने के डायरेक्शन पे, तो ये सीधा नहीं जाएगा, तो ये सीधे चलते चलते ऐसे घूमने लगेगा, कहीं किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में टर्न कर जाता है। तो एक पॉइंट आप बहुत ध्यान सुनिए, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में चलता है इन ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगने लगा तो इसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, ये टर्न कर जाएगा किसी एक साइड, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे किधर टर्न करेगा, अभी वो आगे पॉइंट आएगा, बट यहीं लपेट दिया हो गया, ठीक ना। चलिए इसको आपको नोट करने की ज़रूरत है, आप देख लीजिए, नोट अगर हो सकता हो तो कर लीजिए, तो इसकी शॉर्ट लीजिए फटाक से, आगे चलते हैं फिर। चलिए आते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं, आगे क्लास में फिर हम लोग करेंगे। वैसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें देख लिया है, कैथोड रे क्या होता है, किस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ प्रॉपर्टी देख लिया है, कुछ प्रॉपर्टी बाकी है, और अगली क्लास में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। देखिए हमने देख लिया है, बस हमें बताना है कि यही है, ठीक ना। हमने सब जान लिया है कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, लेकिन यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन टर्म को हम लोग यूज किए या कैसे इसको हम लोग जाने, इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की कथा कहानी इतना ही। और जो भी आपके दोस्त यार हैं जिनको लगता है कि उनको IIT या नीट की तैयारी करनी है और वो 12th के अलावा 12th के बाद ये तैयारी करें और न सेलेक्ट हों, उससे पहले अगर वो चाहते हैं कि हम पहले से ही तैयारी करें, तो इसके लिए वो 10th से ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि 11th 12th अपना 2 साल बहुत यूज करें और अच्छे से तैयारी करें कि उनको आगे जा कर के प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th करके
और तब जाते हैं तैयारी करने तो पता चलता है वो कंपटीशन में बहुत पीछे हैं, वो 11th-12th ही पढ़ते रह जाते हैं 2 साल तक। तो आपके साथ ये चीज़ें ना हो, या आपके दोस्त के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप ये चीज़ शेयर करिए और इस बैच को ज्वाइन कराइए, ठीक ना। और आप खुद भी ज्वाइन करिए। तो हमने बता दिया है ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो बस आप उस चीज़ को फॉलो करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।